A neutron traveling with a velocity u and kinetic energy E collides perfectly elastically head on with the nucleus of atom of mass number A at rest. The fraction of energy lost by the neutron. देखिए the fraction of energy lost का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा k by k is equal to 4 times m1 m2 whole upon m1 plus m2 का whole square. This is the fraction of kinetic energy that is getting lost. Question number 93. A neutron traveling with velocity u and kinetic energy E collides perfectly elastically head-on with the nucleus of an atom of mass number A at rest. The fraction of energy lost by the neutron is. So ये देखिए बेटा एक इलास्टिक कोलिजन है ये और इसमें हमने निकालना है कि एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग लॉस्ट बाय ए न्यूट्रॉन विच वाज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी u और वो हेड ऑन कोलिजन कर रहा है विद ए न्यूक्लियस जिसका मास नंबर हमको a दे रखा है और वो इनिशियली रेस्ट पे है. सो आपको रेस्ट पे फॉर्मूला पता है बेटे पर रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड का. तो डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 इंटू m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. नाउ देखिए बेटे m1 जो है न्यूट्रॉन है और उसका मास 1 यूनिट होगा. m2 जो है दैट इज द न्यूक्लियस और उसका मास नंबर a होगा. देन fraction of kinetic energy lost delta k by k is equal to 4 times a over a plus 1 का whole square. So answer becomes a part. Answer is a part. Next बेटे 94th question. In the above question, the fraction of total energy retained by the neutron is. बेटा इसी क्वेश्चन में आपने अभी भी देखा कि जो लॉस्ट एनर्जी थी वो ये थी 4a. दिस वाज एनर्जी लॉस्ट. तो एनर्जी रिटेन्ड कितनी होगी बेटे? वन माइनस डेल्टा के बाई के 1 माइनस 4a ओवर a प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेटे a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a होल ओवर a प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा देखो इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4a ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ये हो जाएगा बेटे a माइनस 1 ओवर a प्लस 1 इस सारे का whole square. So this is the amount of energy that is being retained by the neutron. So answer is B for Bombay. Next bete 95th question. The potential energy between two atoms in a molecule is given by ux is equal to a by x की power 10 minus b by x की power 5, where a and b are positive constants and x is the distance between the two atoms. The atoms are in stable equilibrium when. अब देखिए बेटे इसमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और दो एटम्स के बीच की इन ए मॉलिक्यूल. तो आपको ये चीज पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क डन. तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं F फोर्स इज नेगेटिव डिफरेंशियल
ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि कब ये एटम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स जो होगी, नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी। तो बेटा आप क्या करो, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वेट कर दो और वो एक्स निकाल लो जिसपे की फोर्स, वो एक्स निकल आएगा जिसपे की फोर्स जीरो होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम होगा। तो अब आप देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ a by x की पावर 10 minus b by x की पावर 5. So this is equal to minus a into minus 10 x की पावर minus 11. ये बेटा प्लस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b तो कांस्टेंट है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो ये x की पावर माइनस 5 हो गया, इंटू माइनस 5 एक्स की पावर माइनस 6। तो ये क्या बना बेटे, दिस इज 10a माइनस 5b, ये फोर्स आ गई, ये फोर्स को इक्वेट कर दो बेटे जीरो के, जस्ट इक्वेट दिस फोर्स इक्वल टू जीरो। तो अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसमें से बेटे 5 एक्स की पावर माइनस 6 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 2 टाइम्स a इंटू एक्स की पावर माइनस 5 माइनस b, दैट्स ऑल। अब देखिए इसको जीरो इक्वेट किया, यानी ये या तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 5/x इज जीरो, तो या बेटे ये वाला, इसके होने के चांस नहीं है, ये जीरो हो सकता है, 2a बाय जीरो, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू b। अब बेटा देखो, दिस इंप्लाइज x की पावर 5, this implies x is equal to की पावर 1/5, so x is equal to 2a by b की पावर 1/5। आंसर है बेटे हमारे पास सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट 96th क्वेश्चन, a body of mass 3 kg is moving with velocity of 4 meter per second towards left, collides head on with a body of 4 kg moving in opposite direction with a velocity 3 meter per second. After collision, the two bodies stick together and move with a common velocity which is, so बेटा देखो ये inelastic collision की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। आपके पास क्या है, एक बॉडी है 3 किलो मास की और उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 4, और ये हेड ऑन कोलिजन हो रही है किसके साथ, 4 किलो के साथ, और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो 3 से चल रही है, माइनस, क्योंकि एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन नेगेटिव है, तो आई हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज द लेफ्ट डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो आप देखिए, तो राइट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो 4 किलो की बॉडी और 3 से चल रही है, तो दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, दिस इज इक्वल टू द मास फाइनली दोनों जुड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू बड़ा V, ये आ गई कॉमन वेलोसिटी। तो बेटा ये देखो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 12 0, इसका मतलब जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो रेस्ट पे, दोनों स्टिक कर जाएंगी लेकिन दोनों की दोनों रेस्ट पे आ जाएंगी, सो कॉमन वेलोसिटी इज 0, आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 97th क्वेश्चन,
a bag of mass m hangs by a long massless rope. A bullet of mass small m moving horizontally with velocity u is caught in the bag. Then for the combined system the momentum is this much, the kinetic energy is this much. देखिए आपको kinetic energy निकालनी है किसकी, combined system की. आपके पास एक बैग था, उसका मास बड़ा m है और एक बुलेट स्मॉल m की u वेलोसिटी से चल रही है और वो बैग में कैच हो जाती है. तो आपने निकालना है कंबाइंड बैग वेलोसिटी के लिए, बैग और बुलेट सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है और वी विल फाइंड आउट व्हाट विल बी द कॉमन वेलोसिटी. सो बैग रेस्ट पे है, अब बुलेट चल रही है mu प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बैग इज 0, दैट इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इनटू बड़ा v. सो बेटा बड़ा v किसके बराबर हो गया, mu होल ओवर m प्लस छोटा m. अब ये दोनों, ये तो हुई वेलोसिटी. अगर आपसे पूछा जाए मोमेंटम दैट इज इक्वल टू mu कंबाइंड का, तो यहाँ पे दो आंसर्स तो गलत हो गए, ए और सी. अब देखिए बेटा बी और डी, इसमें काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m प्लस m कंबाइंड सिस्टम इनटू बड़ा v का स्क्वायर. बड़ा v का स्क्वायर की जगह पे v की वैल्यू डाल दूंगा मैं, वो क्या है बेटे m स्क्वायर u स्क्वायर बटा m प्लस m का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू m स्क्वायर u स्क्वायर बटा 2 टाइम्स m प्लस m, मतलब 2 टाइम्स m प्लस m. सो आंसर बना ये, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 98th क्वेश्चन. A ball of mass 2m impinges directly on a ball of mass m which is at rest. If the velocity with which the larger ball impinges be equal to the velocity of the smaller mass after the impact, then the coefficient of restitution is. बहुत अच्छा क्वेश्चन. देखिए बेटे एक 2m मास जा रहा है u वेलोसिटी से और लेट्स से ये u वेलोसिटी से जा रहा है और अनदर मास m इज इनिशियली एट रेस्ट यानी u टू 0. अब इसके बाद क्या होता है, कोलिजन के बाद the larger, if the velocity with which the larger ball impinges be equal to the velocity of smaller mass after the impact. तो ये जो स्मॉलर मास है ये बेटे फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी आ गई, u के इक्विवेलेंट. मतलब जितनी वेलोसिटी से ये इस पे आके स्ट्राइक किया ये उतनी ही वेलोसिटी से आफ्टर इम्पैक्ट चल दिया. अब बेटा हमें ये नहीं पता ये 2m मास किस वेलोसिटी से जाएगा, लेट अस से ये v वेलोसिटी से जा रहा है. अब आपको क्या निकालना है, we want to find out the coefficient of restitution. So coefficient of restitution की basic definition है कि it is velocity of separation upon velocity of approach. Velocity of separation क्या होगी बेटे, u minus v, क्योंकि ये वाला तेज है और ये वाला धीमे है तो velocity of separation u minus v लेंगे हम लोग, upon इसकी velocity of approach क्या होगी u minus 0, that is u only. तो coefficient of restitution किसके बराबर आ गया बेटे, 1 minus v अपॉन u, 1 माइनस v अपॉन u. अब आप ये देखिए यहाँ आंसर जो है वो पूरा फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब हमें v अपॉन u की वैल्यू चाहिएगी. उसके लिए आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से बेटे 2m इंटू u प्लस 0, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है बेटे, 2m इंटू v प्लस m इंटू यू प्लस मास टाइम्स वेलोसिटी सेकंड का, और ये इसका v वेलोसिटी हमें पता नहीं. तो यहां से बेटा v अपॉन u की रेशियो निकाल लेंगे हम लोग. कैसे, 2mu माइनस mu इज mu, mu इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू v. सो बेटा v अपॉन u इज 1/2. अब ये वैल्यू अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करते हो तो v अपॉन u 1/2, 1 माइनस 1/2 इज हाफ.
इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आया 1/2 हाफ सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 99। A ball impinges directly upon another ball at rest and is itself brought to rest by the impact. If half of initial kinetic energy is lost in the collision, then the coefficient of restitution is। देखिए बेटे, एक बॉल है और ये दूसरी बॉल। नाउ ए बॉल impinges directly upon another ball at rest, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बॉल यानी कि सेम मास की है क्योंकि ही इज रेफरिंग टू बॉल, तो दे आर आइडेंटिकल बॉडीज। अब क्या हुआ, बॉल impinges directly upon another ball at rest and is itself brought to rest by impact। तो मान लीजिए ये बेटा ये चल रही थी u1 was equal to u, इससे टकराई और खुद भी क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई। नाउ इफ हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। सो बेटा इसके देखिए कोलिजन होने के बाद ये पता है हमें ये खुद रेस्ट पे आ चुकी है, तो इसका मतलब है इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। v1 पहले वाले मास की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब दूसरे वाला जो मास है उसकी वेलोसिटी वी डोंट नो, जो सेकंड मास है उसकी वेलोसिटी वी डोंट नो, लेट्स से इट्स वेलोसिटी इज v। अब आप देखिए बेटे इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बता रखी है, तो द काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन, आधी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई है कोलिजन में। तो इसका मतलब देखिए बेटा डेल्टा के इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, डेल्टा के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। सो डेल्टा के इसने कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करनी है, हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू यू स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है, लेकिन इसकी हाफ रह गई, इसकी हाफ रह गई, हाफ लूज हो गई, तो इसका मतलब 1/4 mu स्क्वायर is the kinetic energy that is present with the second one। दूसरी को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो दिस 1/4 mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। सो यहां से बेटा देखिए v इज इक्वल टू u अपॉन √2, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू u बाय √2। अब आप निकाल लीजिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये कितना हो जाएगा u बाय √2 ओवर u, कितना आ गया बेटे 1/√2। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/√2। तो आंसर देखिए जरा हमारे पास चॉइसेस में, यस वी आर हैविंग द आंसर ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट 1/√2। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 100। A body of mass 1 kg is thrown vertically upwards with initial kinetic energy of 98 joule. The height at which it is reduced to half will be। तो देखिए बेटे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जिससे हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है दैट इज 98 जूल और बॉडी का मास 1 किलो है। हमने पता करना है कि किस हाइट पे ये एनर्जी हाफ रह जाती है। तो देखो हाफ जब रह जाएगी तो इसका मतलब आधी एनर्जी किस में आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है एज द बॉडी इज मूविंग अप। तो 98 का हाफ है 49, तो 49 जूल should get converted into potential। तो 49 joule of energy getting converted into potential
सो दैट मीन्स 49 इज इक्वल टू mgh। यहां से हम ये हाइट निकाल लेंगे कि जिस हाइट पे वो जाके उसकी एनर्जी आधी पोटेंशियल रह जाएगी और आधी काइनेटिक। सो बेटा यहां से देखिए 49 इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है 1 इंटू जी इज 9.8 इंटू एच। तो यहां से आपके पास बेटे एच कितना आ जाएगा 490 अपॉन 98। आंसर इज 5 मीटर। आंसर इज 5 मीटर, दैट इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 101 क्वेश्चन। If the potential energy between electron and proton at a distance r is given by U is equal to minus k e square by 3r cube, then the law for force is। so बेटा देखो फोर्स, अगर आपने फोर्स के लिए लॉ निकालना हो तो आपको ये पता है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन इफ द वर्क इज डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो कैसी होती है कंजर्वेटिव होती है। तो बेटा यहाँ देखिए माइनस डी बाय डी आर ऑफ के माइनस के टाइम्स ई स्क्वायर बाय 3r क्यूब, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटे। सो दिस विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय 3 इंटू डी बाय डी आर ऑफ आर की पावर माइनस 3। ये हो जाएगा बेटे कितना के ई स्क्वायर बाय 3 इंटू माइनस 3 टाइम्स आर की पावर -3 - 1 -4। सो ये देखिए ये बेटे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कितना आएगा माइनस के टाइम्स ई स्क्वायर बाई आर की पावर 4, माइनस के टाइम्स ई स्क्वायर बाई आर की पावर 4। आंसर देखिए आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 102 क्वेश्चन। How many times should the power developed by the engines of a ship increase to double its velocity if the resistance of the water to the motion of the ship increases in proportion of square of velocity? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे देखिए, पावर डेवलप्ड, पावर इज इक्वल टू व्हाट फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। अब आपको क्या कह रहा है कि कितने टाइम्स पावर डेवलप इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि उस शिप की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए डबल हो जाए, और रेजिस्टेंस जो पानी का रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। सो बेटा देखो पावर इज एफ इंटू वी। अगर शिप ने कोई काम करना है तो वो किसके अगेंस्ट करना है, जो रेजिस्टेंस उसको पानी के जरिए मिल रहा है उसके अगेंस्ट उसने वर्क करना है। तो वो जो वर्क है, वो जो फोर्स है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, लेट दैट फोर्स बी एफ। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, दिस इज गिवन टू अस, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वेलोसिटी पहले जब वेलोसिटी थी v तो f था प्रोपोर्शनल v स्क्वायर के, अब नई पावर p डैश हो गई, वी डोंट नो द न्यू पावर, और अब वेलोसिटी क्या कर दी आपने दुगनी, तो अब फोर्स कितनी गुना हो जाएगी, वेलोसिटी दुगनी तो फोर्स हो जाएगी 4 गुना। तो नई फोर्स जो आएगी बेटे वो 4f आ जाएगी। तो इसका मतलब नई पावर p डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स f इंटू वी, f इंटू वी इज p। तो इसका मतलब है अब जो पावर है वो 8 गुना हो गई पहले वाली पावर के। सो पावर विल हैज टू बी इंक्रीज by 8 times. So answer is C part. Answer is C part. Next बेटे
next one, the third question. A rocket of mass m is fired from the surface of the earth of radius r. Then the increase in its potential energy when at a height h above the surface of the earth. So बेटा देखो, हम इसका ऐसा हमारे पास एक रॉकेट है और वो अर्थ के सरफेस से फायर किया गया है और वो एक हाइट h अबव दी सरफेस ऑफ अर्थ पहुंच जाता है और हमने क्या निकालना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है। देखो बेटे, ये जो h है ना, ये काफी ज्यादा बड़ा h है बिकॉज दिस इज इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज r। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटे, इसके लिए हमें पता है द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट on the surface of earth is minus gmm by r. This is the potential energy of the rocket of mass m on the surface of the earth. अगर आप चले गए कहां, हाइट h पे, तो हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी u of h plus r, that will be minus gmm r plus h. अब आपसे उसने पूछा है व्हाट इज द इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा बेटे, डेल्टा यू। जब हाइट पे लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सो ये बेटे माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच प्लस जी एम एम बाई आर, दैट इज इक्वल टू जी एम एम इंटू बेटा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एच। दिस इज इक्वल टू जी एम एम इंटू आर प्लस एच माइनस आर, बेटे ये हो गया एच इंटू आर प्लस एच। अब आपको ये पता है जी एम जो है इसको लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी इंटू बड़ा आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखिए जी एम को लिख दीजिए जी इंटू बड़ा आर स्क्वायर इंटू एम इंटू एच होल ओवर आर इंटू आर प्लस एच। सो ये देखिए बेटा, एक आर कैंसिल कर दो तो ये क्या आ गया, एम जी एच। अच्छा ये आर है ना, इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये बन गया नीचे 1 प्लस एच बाई आर, क्योंकि आंसर हमारे को इस फॉर्म में दे रखा है। सो देखिए ये आंसर क्या बना बेटे, एम जी एच ओवर 1 प्लस एच बाई आर। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटे, एम जी आर को यहाँ रहने देता हूँ, एच को नीचे ले जाता हूँ, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको एम जी आर अपॉन 1 प्लस आर बाई एच, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे। सो आंसर हमारे को क्योंकि इस फॉर्म में दे रखा है बेटे, एम जी आर ओवर 1 प्लस आर बाई एच। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 104th क्वेश्चन। A body of volume V and density rho is raised through height h in a liquid of density sigma. The change in potential energy of the body is. So देखो बेटे, बॉडी का जो अपेरेंट वेट है उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दे रखी है और बॉडी की डेंसिटी रो दे रखी है, तो बेटे बॉडी का अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। apparent weight is equal to true weight minus upthrust. True weight is equal to what, v into rho into g minus upthrust कितना होगा, पूरी बॉडी डूबी हुई है तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपथ्रस्ट लगेगा वो कितना लग जाएगा, v into sigma into g। तो v into rho minus sigma into g is the apparent weight। अब बेटा इस अगर आपने पानी में उसको h डिस्टेंस उठाना है तो कम से कम आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बेटा the amount of the change in potential energy will be, अगर आप इसको h हाइट पे ले गए तो डेल्टा u will be equal to v into rho minus sigma, force into displacement is h, क्योंकि h हाइट पे ये
उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो चेंज ये हो गया बेटे। आंसर देखिए, आंसर वी आर हैविंग, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन 105, अब आप देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी of a certain spring when stretched through a distance s is 10 joule। सो बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी है, 10 जूल है, जब उसकी एक्सटेंशन x कितनी है, s के बराबर है। फिर क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल दैट मस्ट बी डन ऑन दिस स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस s विल बी। मतलब आप स्प्रिंग को s डिस्टेंस खींच चुके हैं, उसके बाद फर्दर s खींचना चाहते हैं, तो कितना वर्क डन आप करेंगे। आप देखिए बेटे, अगर आपने s फर्दर खींच दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, अब नया जो एक्सटेंशन हुआ है वो 2s के बराबर हो गया है। अब नया एक्सटेंशन 2s के बराबर हो गया है, तो हम 2s पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो अब देखिए बेटे, पोटेंशियल एनर्जी पहले तो 10 जूल थी, 10 बराबर है हाफ k इंटू एस का स्क्वायर। U मान लेते हैं नई पोटेंशियल एनर्जी, जब कितना हो गया है एक्सटेंशन 2s हो गया इफेक्टिवली, तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू 2s का स्क्वायर। 2s का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 4s स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, U इज इक्वल टू 4 इंटू 10, बिकॉज हाफ के स्क्वायर इज 10, तो इसका मतलब 40 जूल होगी। तो जब आपने इसको फर्दर एस खींच दिया है, तो इफेक्टिवली स्प्रिंग 2s खींचा हुआ है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 40 जूल, और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग वाज 10, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल ये है बेटे, और यू इनिशियल ये है, तो 40 माइनस 10 30 जूल। तो बेटा आंसर क्या बना, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 106th क्वेश्चन। क्वेश्चन, a motor with an efficiency of 90% drives a pump whose efficiency is 60%, then the efficiency of the entire installation is। so देखो बेटा, मोटर की एफिशिएंसी कितनी है 90%, और जो पंप है उसकी एफिशिएंसी 60%। आपने क्या निकालनी है, इंटायर इंस्टॉलेशन की। इंटायर इंस्टॉलेशन का मतलब है पंप की आउटपुट बटा मोटर की इनपुट। एफिशिएंसी ओवरऑल विल बी इक्वल टू आउटपुट जो पंप से आप ऑब्टेन करते हो और इनपुट जो आपकी मोटर की इनपुट है। अब देखिए, अब हम लिंक करेंगे वन बाय वन दी स्टेप्स दैट आर गिवन हियर। तो बेटा एफिशिएंसी 90% है किसकी, मोटर की, तो इसका मतलब आउटपुट ऑफ मोटर बटा इनपुट ऑफ मोटर इज इक्वल टू 90/100। अब इसी तरह से बेटा दूसरी एफिशिएंसी लिख लेंगे 60/100, ये एफिशिएंसी किसकी, पंप की। अच्छा एक बात बताइए, पंप को जो मोटर की आउटपुट है वो किस में जा रही है, पंप में, तो आउटपुट ऑफ पंप अपॉन इनपुट मोटर की किसके बराबर है, आउटपुट ऑफ पंप टू इनपुट ऑफ पंप। इनपुट ऑफ पंप किसके बराबर है, आउटपुट ऑफ मोटर के बराबर। अब आप देखिए, ये हमारे पास आया बेटे आउटपुट ऑफ मोटर। आउटपुट ऑफ मोटर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो किसके बराबर रहेगा, 90/100 इंटू इनपुट ऑफ आउटपुट ऑफ मोटर इज इक्वल टू 90/100 ऑफ इनपुट ऑफ मोटर। इस वाले रिजल्ट को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये 90/100 इधर चला जाएगा और आउटपुट ऑफ पंप बाय इनपुट ऑफ मोटर आ जाएगी। आउटपुट ऑफ पंप बटा इनपुट ऑफ मोटर विल बी इक्वल टू, यहां ले आओ बेटे 60/100
इंटू 90/100। ये बेटे आपकी ये परसेंटेज नहीं आएगी, आपको चाहिए परसेंटेज एफिशिएंसी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ गया, एफिशिएंसी इज 54%, एफिशिएंसी इज 54%। आंसर क्या बना बेटे, सी पार्ट। Question number 107. Tripling the speed of the motor car multiplies the distance needed for stopping it by। अब देखिए बेटे, आपने कार की स्पीड को ट्रिपल कर दिया और आपको पता करना है कि डिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई हो गया। आप देखिए बेटे, s जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू mu² अपॉन 2f। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज mu² अपॉन 2f। अब आप यहां देखिए बेटा, इसको ट्रिपल कर दिया स्पीड को, तो इसका मतलब डिस्टेंस s डैश में कितने का फैक्टर आ जाएगा, 9 का फैक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, the distance needed will become now 9 times, so answer is C part, answer is C part। Next बेटे 108th question। A railway wagon of mass 4 into 10⁴ kg moving with velocity 3 meter per second collides with a wagon of mass 2 into 10⁴ kg at rest. After collision, the two wagons get coupled and move simultaneously. Then the ratio of kinetic energy of the system before and after the collision is। So देखिए बेटे, रेलवे वैगन का मास 4 into 10⁴ kg और किस वेलोसिटी से चल रही है ये रेलवे वैगन, 3 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा जो वैगन है उसको M2 बोल देते हैं, उसका मास कितना है बेटे, और वो कैसा है, इनिशियली इट इज एट रेस्ट। तो दोनों के आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, दोनों इकट्ठे चलते हैं, मूव साइमल्टेनियसली, गेट कपल्ड एंड मूव साइमल्टेनियसली। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने सिस्टम की आफ्टर द कोलिजन। सो बेटा देखो, सबसे पहले कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी निकाल लेंगे, या आप एक और काम कर सकते हैं बेटे, काइनेटिक एनर्जी दो मेथड्स हो सकते हैं इसके। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बटा ट्वाइस ऑफ मास, मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। अब बेटे देखो, मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम वही होगा जो हमारे पहले वाले वैगन का मोमेंटम है। तो आप देखिए 4 इंटू 10⁴ इंटू 3 का होल स्क्वायर बटा 2 टाइम्स ट्वाइस मास, टोटल मास, टोटल मास कितना है बेटे 6 इंटू 10⁴। सो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू, दिस विल कम आउट टू बी, अच्छा आपने रेशियो निकालनी है बेटे। सो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई कंबाइंड सिस्टम की, तो कंबाइंड सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 16, ये हो गया बेटे 12 इंटू 12 इंटू 10⁸ अपॉन 12 इंटू 10⁴, ये आ गया बेटे 12 इंटू 10⁴, these many joules। अच्छा बेटे, और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी, ये है फाइनल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 9 वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आ गई बेटे कितनी 18 इंटू 10⁴ जूल। आपको क्या चाहिए, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर तो ये है
और आफ्टर ये है, इसकी रेशो करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 18/12 इज इक्वल टू 3/2। आंसर क्या बना? 3:2। आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 109th क्वेश्चन। The heart of man pumps 4000 cc of blood per minute। और क्या कह रहा है? प्रेशर हेड ऑफ प्रेशर इज 130 mm मरकरी। डेंसिटी मरकरी की दे रखी है आपको, these many kg per meter cube। देन व्हाट इज द पावर ऑफ द हार्ट? तो पावर निकालनी है बेटे। इतना ब्लड पंप हो रहा है, 4000 सीसी ब्लड पंप हो रहा है पर मिनट, और किस प्रेशर पे हो रहा है? 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पे हो रहा है। और हमको क्या निकालनी है? हार्ट की पावर निकालनी है। अब देखिए बेटे, हार्ट की पावर कोई भी पावर है दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो फोर्स इज व्हाट? देखिए प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। तो बेटा प्रेशर कितना ले लोगे? प्रेशर के लिए आपको प्रेशर हेड दे रखा है, तो प्रेशर हो जाएगा रो जी एच। तो रो कितना है बेटे? 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी कितना है बेटे? 9.8 इंटू हेड कितना है? 130 mm, तो 130 इंटू 10 पावर -3 इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। वो किसके बराबर है? 4000 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 60, क्योंकि सेकंड्स में कन्वर्ट करना है ना इसको। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेटे ये सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी है। इट विल बी कमिंग आउट टू बी 1.15 वॉट्स, 1.15 watt। तो आंसर इज सी पार्ट, 1.15 watts। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, 110th क्वेश्चन। A rifle bullet loses 1/20th of its velocity in passing through a plank. The least number of such planks required just to stop the bullet is। So देखो बेटे, एक राइफल की जो बुलेट है वो 1/20th वेलोसिटी लूज कर जाती है जब एक प्लैंक से गुजरती है। तो कितने प्लैंक्स लगाए जा सकते हैं कि द बुलेट इज जस्ट स्टॉप्ड? तो बेटा देखिए इसके लिए F इंटू टी, लेट अस से थिकनेस ऑफ वन प्लैंक इज T, तो F इंटू टी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ m 19v/20 का स्क्वायर। ये है एक प्लैंक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन। अब आप देखिए, मान लीजिए n प्लैंक्स वो गुजर सकती है, तो n प्लैंक्स यदि वो पास कर सकती है तो इसका मतलब है f इंटू एन टी, डिस्टेंस मूव्ड इज n इंटू टी। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? हाफ mv²। इनिशियली तो यही रही, फाइनल क्या है? काइनेटिक एनर्जी 0। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। अब हमने यहां से क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने हैं बेटे। तो n इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो सेकेंड बाय फर्स्ट, तो n विल बी इक्वल टू हाफ mv² अपॉन हाफ mv² कॉमन ले लो, अंदर क्या जाएगा? 1 माइनस 19/20 का स्क्वायर। दिस विल बी हाफ mv² कैंसल, ऊपर क्या जाएगा बेटे? 20 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। ये हो गया 20 का स्क्वायर ओवर 20 माइनस 19 इज 1, 20 इंटू 20 प्लस 19 इज 39। So this is 400
अपॉन 39। नीचे बेटे 40 होता तो इक्विवेलेंट 10 आता। अब क्या है, 10 से कुछ थोड़ा सा बड़ा आएगा, 10 से कुछ थोड़ा सा बड़ा आएगा तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10.25। तो वी विल से दैट इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर when it enters into the 11th plank. So number of planks required to stop the bullet are 11. C part. Answer is C part. Next bete 111th question. A long spring is stretched by 2 centimeter. Its potential energy is U. If the spring is stretched by 10 centimeter, the potential energy stored in it will be. So देखिए बेटे, अगर 2 सेंटीमीटर आप स्ट्रेच करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज U. तो U इज इक्वल टू हाफ K इंटू 4 के एक्स स्क्वायर, x इज 2 सेंटीमीटर, U डैश हाफ K into 10 का स्क्वायर दैट इज 100. U dash upon U is equal to 25. That means now the potential energy stored is 25 into U. Answer is D for Delhi. Next bete, question number 112. A liquid of density D is pumped by a pump P in situation 1 to situation 2 as shown in the diagram. If the cross section of each vessel is A, then the work done in pumping is. अब आप देखिए बेटे, ये सिचुएशन दे रखी है हमें, ऐसे हमारे पास U ट्यूब्स हैं बेटे, और पहले दोनों लिम्स में H लेवल है, यहाँ भी H लेवल लिक्विड का और यहाँ भी H लेवल। यहाँ पे एक पंप लगा दिया बेटे, इस पंप के जरिए क्या हुआ कि लिक्विड इस पंप के यहाँ ऊपर पहुँच गया और लिक्विड का लेवल अब कितना हो गया 2H, यानी कि जो भी लिक्विड आपने पंप किया उसका लेवल अब कितना हो गया है 2H, यानी H जितना लिक्विड H लेंथ में समाया हुआ था उस सारे को आपने पंप कर दिया इन दी अपर डायरेक्शन, तभी वो लेवल क्या हो गया है 2H लेवल क्रिएट हो गया है। अब आपको बेटे वर्क डन निकालना है, तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बाय दी H लेवल। तो बेटा देखो कितना लिक्विड आपने पंप किया है वो हम देख सकते हो, देखो A इंटू एच इज वॉल्यूम ऑफ द बर्तन, A इंटू एच इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A दे रखा है हमें क्वेश्चन में, और बेटे H का हाइट, H हाइट का लिक्विड आप पंप कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या आ गई लिक्विड की A इंटू एच, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास इंटू G इज वेट इंटू कितना डिस्टेंस मूव किया है H डिस्टेंस मूव किया है। तो आपके पास ये क्या आ गया बेटे वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 मान लेते हैं, बाद में इतनी हो गई AH स्क्वायर रो इंटू G। सो आंसर देखिए बेटा, इसमें रो को D लिख रखा है, रो को D लिख रखा है, रो इज डेंसिटी एनी हाउ D इज आल्सो डेंसिटी, तो आंसर बिकम्स A part, answer is A part. Next बेटे 113th question. A 1 kg mass falls from a height of 10 meter into a sandbox. What is the speed of the mass just before hitting the sandbox? If it travels distance of 2 centimeter into the sand before coming to rest, what is the average retarding force?
तो आपके पास देखिए बेटा एक किलो का मास किस में गिर रहा है, सैंड बॉक्स में गिर रहा है, और सैंड बॉक्स से वो ऊपर कितना है, 10 मीटर हाइट पे है। तो आपने क्या पता करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मास जस्ट बिफोर हिटिंग द सैंड बॉक्स। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द सैंड बॉक्स मतलब जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक में, क्योंकि वो 10 मीटर ऊपर था और वहां से उसको ड्रॉप किया गया है। तो mg into 10, this potential energy will get converted totally into kinetic energy when it is about to hit the, when the mass m, ये 10 मीटर ऊपर था मास m, it is just about to hit this sand box। तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी लेट से v एक्वायर कर ली इसने, तो जो सारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो v कितना आ गया बेटे, v विल बी इक्वल टू 2 इंटू 9.8, v इज 14 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 196, दैट इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब दूसरा पार्ट निकालने की हमें जरूरत ही कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको 3 चॉइसें हैं, उसमें एक में ही स्पीड 14 आ रही है, तो आंसर ऑटोमेटिकली बी पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर आपने सेकंड पार्ट निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए f इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 2/100 दैट इज इक्वल टू m इंटू g इंटू 10 प्लस 2/100। यहां से बेटा f निकाल सकते हो आप, और ये f किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी 4900। सो आंसर इज B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 140।